मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, आज हमारा है हिस्ट्री और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नाइजर गैलिसी चैप्टर 8 है, जिसमें हम करेंगे साइमन कमीशन। राइट। अच्छा, साइमन कमीशन जो है, अच्छा एक कीप इन माइंड कि हर टॉपिक का जो है उसका पर्पस होता है। राइट। साइमन कमीशन इज बेसिकली, इसका मल्टीपल नेम्स भी हैं। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1927। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1927। ठीक है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? कि टू इंक्वायर into the workings of the reforms set up in 1919, right? अच्छा, सेकंड इसका जो पर्पस है वो ये है कि बेसिकली साइमन कमीशन ये था जो मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड जो 1919 में हुआ था, उसका जो है क्या कहते हैं, क्योंकि ये बात डिसाइड हुई थी कि 10 इयर्स के बाद फिर दोबारा चेंजेस अगर करनी हो, क्या कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसमें अमेंडमेंट कर दें, इंक्लूजन कर दें या एक्सक्लूड कर दें कुछ बात ना। ठीक है ना। तो बेसिकली साइमन कमीशन ये था, जब भी इसको 19 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1927 भी कहा जाता है। राइट। अच्छा, साइमन कमीशन में क्या बात थी? साइमन कमीशन में बता दें कि भाई इट वाज टू कंसिडर द सिचुएशन इन इंडिया। राइट। कमेटी भेजी गई थी सर जॉन साइमन के नाम से। ठीक है। और उसमें भेजा ये गया था कि इंडिया की सिचुएशन को कंसिडर करना था। राइट। सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स वर, यानी कि ब्रिटिशर्स। ठीक है। नन ऑफ देम वर द इंडियन। राइट। और जाहिर सी बात है, इट वॉज बीइंग कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट फॉर द इंडियंस। ठीक है। तमाम पार्टीज ने, ऑल पार्टीज became convinced that they settled their differences and worked together in opposition to Simon Commission. इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जॉन साइमन ने इसको लीड किया था। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिशर्स, none of them were no Indians were present in the delegation. ठीक है। Indian felt this as an insult for the, ठीक है ना, it was being dealt as an insult for the Indians। ठीक है। ऑल पार्टीज पार्टिसिपेटेड। राइट। तमाम पार्टी से पार्टिसिपेट किया, लेकिन सब ने मिल के इसको अपोज किया। ठीक है। कीपिंग असाइड देयर डिफरेंसेस, अपने अपने इख्तलाफात को एक तरफ छोड़ के। राइट। ऑपोजिशन टू साइमन कमीशन। अब ऑपोजिशन क्या होता है? ऑपोजिशन टू साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। सर वेयर इज इट? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आपको मिल, हियर इट इज, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में आप बताएंगे कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो है 5 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। सर कौन सी 5 पार्टीज? ठीक है। 5 पार्टीज का नाम आप बताएंगे कि कांग्रेस, लीग यानी कि मुस्लिम लीग, लिबरल्स, हिंदू महासभा एंड सेंट्रल सेक्रेटरी। ये सब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मिले। सर पर्पस क्या था इसका? टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन which the Indian people thought should be used to govern their country। यानी कि इंडिया को कैसे चलाना है, ये इसलिए हुआ था। सर इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस ड्राफ्ट को क्या कहते हैं? इस ड्राफ्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। राइट। अच्छा, हु चेयर्ड द कमेटी? मोतीलाल नेहरू चेयर्ड द कमेटी। ठीक है। सर हु इज मोतीलाल नेहरू? सर नेहरू तो हमने सुना है, लेकिन नेहरू, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, नेहरू नाम से 2 हैं, एक मोतीलाल नेहरू और एक जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। लकीली आपके सिलेबस में मोतीलाल नेहरू पूरे सिलेबस में सिर्फ इसी एक टॉपिक में है, ऑपोजिशन टू साइमन कमीशन। मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। राइट। उन्होंने उन्होंने ही जो है नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, और उन्होंने ही जो लीड किया था यानी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को, यानी कि जिसको ऑपोजिशन टू साइमन कमीशन कहते हैं, इसी को लीड किया था उन्होंने।
ठीक है। अच्छा, अमेजिंग बात ये है कि ऑल पार्टीज अप्रूव्ड इट, all parties. This was being approved by all parties. Overwhelmingly means all together. सबने मिलके इसको अप्रूव किया। सर, नेहरू रिपोर्ट को सबने मिलके अप्रूव किया, लेकिन इसमें तो मुस्लिम लीग भी मौजूद है। यस इंडीड, मुस्लिम लीग भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग ने इस पे साइन किया, राइट, इसको अप्रूव किया। गॉट इट। अच्छा, शुरू में जब ये अप्रूव हो गया तो अब नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स क्या थे, सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? नेहरू रिपोर्ट के सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। क्या मतलब? कि इंडिया वुड बिकम इंडिपेंडेंट, आजाद हो जाएगा, बट वो रिमेन मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का मेंबर जरूर होगा। और एक्सेप्ट किया क्या? ब्रिटिश मोनार्क को। किस तौर पे? हेड ऑफ स्टेट के तौर पे, राइट। सेकंड पॉइंट क्या था? इंडिया फेडरेशन होगा। किसका? टू चैम्बर पार्लियामेंट, राइट। There will be universal suffrage to elect the lower house और provincial councils। एक ये पॉइंट था, राइट। थर्ड पॉइंट बड़ा अजीब था, जो कि मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट था। नॉट नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर एनी कम्युनिटी, राइट, या वेटेज फॉर माइनॉरिटीज। अब आप ये याद रखें, सिमिलर डिप्यूटेशन में वेटेज भी थी, यानी कि मुस्लिम्स को वेटेज भी दे दी गई थी और सेपरेट इलेक्टोरेट भी एक्सेप्ट कर लिए गए थे, लेकिन नेहरू पोर्ट में इसको मना कर दिया गया। स्टिल देन कीप इन माइंड कि मुस्लिम लीग ने इसको एग्री किया था, एक्सेप्ट किया था, राइट। मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था। अच्छा, देयर वाज हाउएवर टू बी प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिजर्विंग सीट्स। कहां पे? सेंट्रल पार्लियामेंट। अच्छा, एक और बात ये थी, दिल बी नो स्टेट रिलीजन, कोई मुल्क का मजहब नहीं होगा, और मर्द और औरत जो है उनके इक्वल राइट्स होंगे बाशिंदे के तौर पे, यानी कि सिटीजन्स के तौर पे, राइट। थर्ड बात क्या थी? कि हिंदी टू बी मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ये इसी बात पे ही फटा हो रहा था कि उर्दू को बनाया जाए, हिंदी को बनाया जाए। ये सब नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स हैं। और नेहरू रिपोर्ट क्यों उन्होंने बनाई? जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इट वाज बीइंग डिवाइज्ड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बनाया और लीग भी उसमें मौजूद थी जिन्होंने एग्री किया। और ये सोचिए कि नेहरू रिपोर्ट को लीग ने भी एक्सेप्ट किया, राइट। शुरू में एक्सेप्ट किया, बाद में रिजेक्ट कैसे होता है, अब ये देखिए। अच्छा, लास्ट में फिर क्या होता है? गांधी जी एक बात करते हैं। गांधी जी ने प्रपोज किया रेजोल्यूशन कि ब्रिटिश शुड बी गिवन 1 ईयर। कितना? 1 ईयर टू एक्सेप्ट रिकमेंडेशन। 1 साल की मोहलत दे रहे गांधी जी। किसको? ब्रिटिशर्स को। बहुत प्यारा जोक था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जो किसी की नहीं सुनते थे, गांधी जी उनको 1 साल की मोहलत यानी कि अल्टीमेटम दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं माना गया, गांधी जी ने कहा कि अगर ये नहीं मानी, किसको नहीं माना? नेहरू रिपोर्ट को अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो क्या करेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। और ये रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। कैंपेन को स्टार्ट कर देंगे। अगर नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो गांधी जी ने जो है क्या कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये सब तो ड्रामा हो गया, राइट। ये सब तो ड्रामा हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ कि आगे एक अजीब सा सीन हो गया। क्या? सर, मुस्लिम मेंबर्स को बुलाया गया, ठीक है, सही है। और सर कहाँ बुलाया गया?
ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के में बुलाया गया। कहाँ पे बुलाया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। हालांकि देखा है, इट सीम दैट व्यूज ऑफ द मुस्लिम्स हैड बीन इग्नोर्ड एंड द कांग्रेस टर्निंग इट्स बैक ऑन द एग्रीमेंट्स। जाहिर सी बात है, नेहरू रिपोर्ट में टर्निंग एट द बैक वाली बात थी। क्यों? क्योंकि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट आपको कितने सालों पहले एक्सेप्ट कर लिया गया था, राइट? ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट्स उनको डिफेंड करना, सेफगार्ड करना, ये सब कुछ एक्सेप्ट था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया तो स्टैबिंग यानी कि टर्निंग बैक वाली बात थी। लखनऊ पैक्ट से भी आप फिर गए, ठीक है ना? तो इसलिए मुस्लिम मेंबर्स को बुलाया गया और जो है क्या कहते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उसको रिजेक्ट कर दिया था। किसको रिजेक्ट कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया गया था नेहरू रिपोर्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि जो है क्या कहते हैं, पहले नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था, राइट? उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? पहला स्टेप, जिन्ना साहब ने कुछ प्रपोज किया। क्या? 4 चेंजेस। सर क्या 4 तब्दीलियां थी? वही 4 तब्दीलियां बेसिकली इन्होंने रिकॉल किया था। जिन्ना साहब ने रिकॉल किया था। कौन से क्या रिकॉल किया था? कि भाई कांग्रेस को बताया गया कि भाई देखिए, आपने जो कंसेशंस दिए थे ना, आपने कंसेशंस दिए थे मुस्लिम लीग को, राइट? वो हम दोबारा आपसे दोबारा मांग रहे हैं। क्या मांगा था? 1/3 सीट्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कहाँ पे? बोथ हाउसेज में। सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड बी मुस्लिम्स, ठीक है? पंजाब और बंगाल में जो आपने अलाउ किया था, एडल्ट सफरेज होनी चाहिए, ठीक है ना? इन द इवेंट ऑफ एडल्ट सफरेज नॉट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, देयर शुड बी रिजर्वेशंस, यानी कि मुस्लिम्स की सीट्स के रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, जो मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स में भी था, ठीक है? कब? फॉर 10 years, राइट? रेजिडरी पावर्स जो है वो कहाँ पे? प्रोविंसेस में के हाथ में होनी चाहिए। रेजिडरी पावर्स जो है प्रोविंसेस के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन किसके पास नहीं होनी चाहिए? सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास नहीं होना चाहिए। ये सब कांग्रेस ने दिया था, ठीक है? ये सब इन्होंने रिकॉल करवाए जना साहब ने बेसिकली, ठीक है ना? और फिर एक और बात डिमांड की कि नॉर्थ NWFP, जिसको आज KPK कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पुराना नाम है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है? तो KPK जो आज नाम है, एंड सिंध शुड हैव फुल प्रोविंशियल स्टेटस, सूबे का दर्जे की डिमांड, राइट? अच्छा, ये जो 4 डिमांड जो लेट डाउन की थी जिन्ना साहब ने, ठीक है, इन्होंने एक बात ये कही कि अगर ये 4 बात नहीं मानी, द फेल ऑफ द कांग्रेस टू एक्सेप्ट दीज प्रपोजल वाज टू हैव, यानी कि जो कांग्रेस अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री, ठीक है? क्या कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो जिन्ना साहब क्या करेंगे? इसके अब जाहिर सी बात है, जिन्ना साहब को पता था कि जो है क्या कहते हैं, जना गांधी जी ये तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, राइट? जब गांधी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके पास मौका मिल जाएगा। अच्छा, जिन्ना साहब वाज अ मेंबर ऑफ 2 पार्टीज, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ, राइट? दोनों के मेंबर थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो ये इमेज ये बता रहे थे, और प्रैक्टिकली भी दिखा रहे थे कि जो है वो ब्रिजिंग कर रहे थे गैप को, किसके दरमियान? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लेकिन जिन्ना साहब को पता था कि गांधी जी जो है वो तो मानेंगे नहीं। अगर वो नहीं मानेंगे किसको? ये 4 पॉइंट्स को, तो फिर वो पार्टी को छोड़ देंगे, एक इफेक्ट। दूसरा, 14 पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ठीक है? और ये तीसरा नेहरू पोर्ट भी, यानी कि एक तरह से तीसरा ही कि जना इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब वो मुस्लिम लीग को ही रिप्रेजेंट करेंगे खाली, ठीक है? पार्टी भी छोड़ दी कांग्रेस, 14 पॉइंट्स भी इंप्लीमेंट किया, और बकायदा 14 पॉइंट्स ऐसे नहीं, उन्होंने कहा अब आप 14 के 14 पॉइंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? और फिर ये भी बता दिया कि
जो है क्या कहते हैं, अब वो मुस्तकिल मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटर है, राइट। अब वो कांग्रेस के मेंबर नहीं रहे, राइट। इसका इफेक्ट ये पड़ा था किसका, AIMC। ये जो AIMC है, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट है, बेसिकली यहाँ पे रिजेक्शन हुई थी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप शुरू में अब ये समझ रहे कि शुरू में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था मुस्लिम लीग की तरफ से भी, लेकिन जिन्ना साहब ने फिर मुस्लिम मेंबर्स यानी कि जब वहाँ पे मिले थे, तो जिन्ना साहब ने ये 4 डिमांड्स की थी। कितनी? 4 डिमांड्स की थी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। ये चारों बातें जो हमने इन सब को पढ़ा, ये 4 डिमांड्स उन्होंने प्लेस की कि कांग्रेस को यानी कि गांधी जी को एक्सेप्ट करनी है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो फिर कांग्रेस पार्टी को लीव आउट कर देंगे, और जो है क्या कहते हैं 14 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि 14 के 14 पॉइंट्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो मुस्लिम लीग के मुस्तकिल परमानेंट मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये कहना चाहिए कि आउटकम यानी कि रिजल्ट निकला था नेहरू रिपोर्ट का, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, ठीक है ना। अच्छा सर, 14 पॉइंट्स क्या चीज़ है? बेसिकली 14 पॉइंट्स जो है, इट्स अ समरी ऑफ ऑल द डिमांड्स बीइंग प्लेस्ड बाय द मुस्लिम लीग इन द पास्ट ईयर्स। सर क्या मतलब 14 पॉइंट्स में? देखें आप, एनी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल, पावर रेस्टिंग विद प्रोविंसेस, ये पहले भी डिमांड की थी। सारे प्रोविंसेस हैव सेम अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, सबको इक्वल पावर होनी चाहिए। सारे लेजिस्लेचर्स और लोकल बॉडीज वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए विद एडिक्वेट, एडिक्वेट मींस इनफ, काफी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, ये पहले भी डिमांड हो गई थी। मुस्लिम्स शुड हैव 1/3 सीट्स इन सेंट्रल असेंबली, ये भी पहले डिमांड थी। इलेक्शन शुड बी सेपरेट, यानी ये शुड बी बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, ये भी पहले डिमांड हुई थी। कोई भी एनी टेरिटोरियल चेंजेस, कोई भी चेंजेस हुई, शुड नॉट अफेक्ट मुस्लिम मेजोरिटी इन बंगाल, पंजाब एंड NWP। कोई भी चेंजेस होगी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में, यानी कि बंगाल, पंजाब और NWP में, क्योंकि इन तीनों एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी थी, ये कोई टेरिटोरियल चेंजेस नहीं होगी। फुल लिबर्टी, लिबर्टी मींस आजादी ऑफ बिलीफ एंड वर्शिप shall be granted to all communities, यानी कि तमाम कम्युनिटीज को सेफ गार्ड, ये भी पहले डिमांड हो चुकी थी, राइट। नो बिल shall be passed in any elected body if 3/4 of any community in that body opposed it। ये लखनऊ पैक्ट में हुआ था, याद करें आप। लखनऊ पैक्ट में जो 4 डिमांड्स थी, कॉमन डिमांड्स, उससे पहले कांग्रेस ने कंसेशंस दिए थे मुस्लिम लीग को, ठीक है ना, कि और फिर उसके बाद कॉमन डिमांड में ये बात आई थी। कॉमन डिमांड जो रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने, तो वो ये बात हुई थी कि जो है ना क्या कहते हैं कि नो एक्ट, और बल्कि कंसेशंस में दिया गया था कि नो, और उसमें लखनऊ पैक्ट का एक तरह से पार्ट था कि कोई भी बिल पास नहीं होगा इन एनी इलेक्टेड बॉडी इफ, अगर 3/4 यानी कि 75% ऑफ एनी कम्युनिटी इन दैट बॉडी अपोज्ड इट, ठीक है। फिर सिंध शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, ये भी पहले डिमांड हुई थी। देयर शुड बी रिफॉर्म्स इन NWP एंड बलूचिस्तान, पुट देम ऑन द सेम फुटिंग एज अदर प्रोविंसेस, ये भी पहले डिमांड हुई थी। और मुस्लिम्स शुड हैव एन एडिक्वेट शेयर इन सर्विसेज ऑफ स्टेट, ठीक है। ये सारी डिमांड्स देखो, सब एक समरी 14 पॉइंट्स का ना, ठीक है। 14 पॉइंट्स के जो जो समरी है। अब नेक्स्ट क्या है? मुस्लिम कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन और चैरिटीज शुड बी प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तमाम कैबिनेट्स सेंट्रल के हों या लोकल लेवल पे हों,
उनके पास शुड हैव एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस, ये भी पहले डिमांड थी। फेडरेशन ऑफ इंडिया मस्ट नॉट चेंज लॉज विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रोविंसेस। तो देखा जाए कि 14 पॉइंट्स बेसिकली जिन्ना सामने एक समरी दी थी, यानी कि तमाम डिमांड जो पहले डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग की तरफ से और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो फायदेमंद था ओवरऑल अगर देखा जाए, तो वो एक जगह गैदर करके इसको 14 पॉइंट्स कहते हैं, राइट। तो जिन्ना साहब ने इतना टेक्निकल गेम खेला था कि अगर वो जो जो इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो 4 पॉइंट्स को जो इंट्रोड्यूस किया था, या सॉरी जो लेट डाउन डिमांड रखी थी कि अगर आप ये 4 पॉइंट्स को अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैं कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुस्तकिल मुस्लिम लीग का मेंबर रहूंगा और 14 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। तो ये 14 पॉइंट्स बेसिकली पास्ट ईयर्स की डिमांड्स की समरी है, एक गैदरिंग है इसकी, ठीक है ना। अच्छा, 14 पॉइंट्स के बारे में क्या कहते हैं कि वे जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स, इन देम ही स्टेटेड नो स्कीम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट of India will be acceptable unless all the following basic principles are given effect। जब तक के 14 पॉइंट्स नहीं मानोगे, नो स्कीम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है। और उन्होंने पॉइंट्स जो लिखे थे वो यही 14 पॉइंट्स थे, ठीक है। ऑल्दो द इवेंट्स ऑफ द 1920s divided Muslims into a number of factions, ठीक है, they were united agreeing that Jinnah's 14 points should form the basis of any other further discussions। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बात की थी उन्होंने, ठीक है, कि पहले 14 पॉइंट्स को देखना आपने। कांग्रेस विद कांग्रेस ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये फॉर्मली जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय द कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस थी फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया था। जिन्ना 14 पॉइंट्स जो है वो शॉर्टली फॉलोड बाय रिजेक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट जो हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, फौरन उसके बाद जो है 14 पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये वाज़ेह था, इट वाज अपेरेंट दैट हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन हैड नाउ कम टू एन एंड, खत्म हो गया। बोथ ग्रुप्स कंटिन्यू टू कैंपेन सेपरेटली अगेंस्ट ब्रिटिश प्लान्स। अब अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। अनाउंस कर देना जिन्ना साहब ने कि मैं अब कांग्रेस का मेंबर नहीं हूँ, अब मैं मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करूंगा, मुस्लिम लीग को देख चलाऊंगा, राइट। और दोनों कैंपेन कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। पहले तो साथ साथ मिलके भी कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अब ओपनली अनाउंस, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया। और फिर दिसंबर 29 में कांग्रेस लाहौर में जब मिलती है, तो व्हाट वाज टू प्रूव टू बी अ हिस्टोरिक ओकेजन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू, जो उनके फादर, जो जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट डिवाइस की थी, ड्राफ्ट की थी ऑल इंडिया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया सेशन का, राइट। जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया डोमिनियन स्टेटस को और कहा कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब अजीब सी बात है, मतलब कि ब्रिटिशर्स सुन नहीं रहे और डिमांड कितना एक जोक कहना चाहिए कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपकी जो है, मतलब एक कहना चाहिए ना, कोई कंसिडरेशन को ध्यान नहीं दे रहा और आप बात क्या करें, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वाह, ठीक है। बहरहाल ये इनके जोक्स तो चलते रहते हैं नेहरू के और गांधी के। तो बहरहाल ये इन्होंने एक बात डिमांड रखी कि भाई अब हमें जो ना, हम डोमिनियन स्टेटस नहीं मानते, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल तो मिडनाइट दिसंबर में प्रोसेशन हुआ, ठीक है। और प्रोसेशन में बैंक्स ऑफ द रिवर रावी where the Indian flag was raised amidst cries of long live the revolution। 3 हफ्ते बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो गांधी जी की तरफ से लिखी गई थी, रीड आउट अक्रॉस इंडिया। मतलब ये एक ख्याली पुलाव बहुत बनाते थे ये लोग ना। अच्छा, जैसे कि बताया गया था नेहरू रिपोर्ट अगर नहीं मानी जाएगी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा
कि गांधी जी ने एक जोक मारा था, जिसको मैं जोक कहता हूँ बेसिकली, कि नेहरू पोर्ट में उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको 1 ईयर की जो ना अल्टीमेटम दे रहे हैं। किसको भाई? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स जो कि चला रहे हैं उनको 1 ईयर के अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आपने नेहरू पोर्ट नहीं माना तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने वही किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? दिस इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। 1920। ठीक है, ये वही, सॉरी 1920, 1930। ठीक है, 1930 को स्टार्ट हुआ था। अच्छा 1930, अच्छा ये वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है जिसकी वजह से फिर ये आरटीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। सर इसका मकसद क्या था? हर टॉपिक का एक मकसद होता है, याद रखिएगा। बेसिकली ये इसलिए हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई आपका जो सॉल्ट है ना, उसको निकालने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये किसको बोली ब्रिटिशर्स ने? ये इंडियंस को बोली। अब जगह इंडियंस की है, ब्रिटिशर्स तो फॉरेनर्स हैं, तो इंडियंस को आया गुस्सा, कहने लगे यार यू आर द फॉरेनर्स, आप बाहर के लोग हो और आप हमसे कह रहे हो कि हम हमारी जगह हम अपनी चीज निकाल रहे हैं और हमें निकालने में हमें खुद लाइसेंस चाहिए। वाओ व्हाट अ जोक। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या क्या था, इस पे ये एहतजाज हुआ था और सॉल्ट मार्च हुई थी। क्या? एज अ थ्रेटन कांग्रेस ऑल्सो रीलॉन्च इट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, और कैंपेन गांधी वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द कैंपेन। गांधी जो इंचार्ज थे कैंपेन के, ठीक है, जिसका नाम सॉल्ट मार्च है, और अपने आश्रम में यानी कि रिट्रीट नियर, अच्छा कहाँ से स्टार्ट? अहमदाबाद से, विलेज ऑफ दांडी, राइट, यहां तक पहुंचना था। ये 24 डे मार्च था, ये कामयाब हुआ, ट्रायम्फल था। ट्रायम्फल मींस विक्टोरियस था प्रोसेशन, राइट, विच वाज वाइडली रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर। सर एनसीएम कितने हैं? एनसीएम 3 है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1905, राइट, एनसीएम 1905, वेट, एनसीएम 1905 जिसको स्वदेशी मूवमेंट भी कहते हैं, एनसीएम 1920 जिसको स्वराज मूवमेंट भी कहते हैं, और एनसीएम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1930 जो कि सॉल्ट मार्च अभी हम पढ़ रहे हैं। सर फेल कौन सी हुई थी, सक्सेसफुल कौन सी थी? सक्सेसफुल ये थी, और फेल ये थी, और फिर दोबारा 30 वाली सक्सेसफुल हो गई। सर कैसे भाई? 1905 तो इसलिए सक्सेसफुल हो गई क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट जिसका दूसरा नाम है 1905 का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1905, ये पर रिवर्स भी तो हो गया था, जो कि बता रहे कि सक्सेसफुल हो गई। और 1930 जो है, अहमदाबाद से रिवर ऑफ दांडी, रिवर ऑफ दांडी तक ये पहुंच गए। अहमदाबाद से विलेज ऑफ दांडी तक पहुंच गए। जब वो दांडी तक पहुंचे, देखो जब लॉन्ग मार्च होती है ना, इसकी सक्सेस कैसे पता चलती है? जो डेस्टिनेशन है ना, मंजिल जहां पे पहुंचना है, अगर वहां तक पहुंच गए लोग तो कामयाब हो गई। ये बात की बात है कि भाई गिरफ्तारियां हो गई, मार धाड़ हुआ, ये बात ये काउंट नहीं है। मतलब समझ रहे हो बात आप? सक्सेस बेस करता है डेस्टिनेशन पे पहुंचना। तो वो अहमदाबाद से विलेज ऑफ दांडी तक पहुंच गए, तो ये सक्सेसफुल हो गया, राइट। बाद में फिर ये हुआ कि जो है क्या कहते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है ना? ब्रिटिश ने फॉरबिड द मेकिंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है, नमक का बनाने का यानी कि फॉरबिड द मेकिंग ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट
अंडर लाइसेंस, एक्सेप्ट जो लाइसेंस वाले, जिसमें इंडियंस को गुस्सा आया था। द मार्च वॉज नॉट ओनली एन अटैक ऑन द अनफेयर लॉ सॉल्ट लॉज, ये खाली अनफेयर सॉल्ट लॉज के ऊपर अटैक नहीं था, लेकिन देखा जा रहा था क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू डिसरिगार्ड अनफेयर लॉज, सारे अनफेयर लॉज को डिसरिगार्ड करें, और ऑपोजिशन दिखा रहे थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश रूल को किसी भी तरीके, इन एनी वे पॉसिबल, हर लिहाज से, ठीक है ना। ब्रिटिश अच्छा अच्छा अच्छा, खाली ये नहीं था, लॉन्ग मार्च नहीं थी खाली, सॉल्ट मार्च जाने की लॉन्ग मार्च नहीं थी खाली, ब्रिटिश क्लॉथ शॉप्स वर पिकेटेड, ब्रिटिश स्कूल्स कॉलेजेस और सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक आसान बात ये कि ना सेम पॉइंट्स होते हैं, स्ट्राइक्स, वायलेंस, और जो है क्या कहते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस सर्विसेज को बॉयकॉट कर दिया, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया। हाँ, थोड़ा सा ये शॉप्स और ब्रिटिश क्लॉथ शॉप्स को जो है पिकेट किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इस पे रिटेलिएशन में ब्रिटिशर्स ने क्या किया भाई, ब्रिटिशर्स ने इनको आउटलॉड कर दिया, कांग्रेस को सेंसर कर दिया, न्यूज़पेपर को, और वाइड स्प्रेड अरेस्ट कर दिया पूरे मुल्क में, यानी कि जहां चाहे एहतजाज हो रहा था वहां पे अरेस्ट शुरू हो गया। गांधी और नेहरू फिर दोबारा अपने रेस्ट हाउस चले गए। इनका तो भाई एक ऐसा लगता है कि फार्म हाउस है, मतलब ना हर थोड़ी देर बाद जेल चले जाते हैं। गांधी और नेहरू दोबारा अपने फार्म हाउस यानी कि जेल चले गए, इम्प्रिजन कर दिया बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, जिन्ना साहब बहुत स्मार्टली माशाल्लाह से चलते थे, क्या करते थे ड्यूरिंग द होल हिज टेन्योर, ये क्या करते थे जिन्ना साहब, जो ना उन्होंने फौरन रिजाइन डिसअप्रूव करते थे कि भाई आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी मूवमेंट, ठीक है ना। तमाम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किए ही नहीं, राइट। तो जिन्ना साहब डिसअप्रूव्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उनको महसूस हुआ कि कांग्रेस वाज एमिंग not only for independence from Britain but also dominance over Muslims। खाली आज़ादी नहीं मांग रहे हैं, उनको ये फील हुआ कि ये ब्रिटेन से आज़ादी खाली नहीं मांग रहे, बल्कि ये मुसलमानों के ऊपर गालिब होना चाह रहे हैं, ठीक है ना। और फिर कॉन्सिक्वेंटली बहुत से मुस्लिम्स ने ज्वाइन नहीं किया कैंपेन में, जिन्ना साहब की बात को माना। तो जिन्ना साहब बहुत स्मार्टली चलते थे, जहां उन्होंने देखा कि भाई ये तो मुसलमानों का इमेज खराब होगा और मुसलमानों के खिलाफ होगा, फौरन, और देखा जाए तो सारी कैंपेन्स जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, गांधी की तरफ से नेहरू की तरफ से, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, ठीक है, जो कि अनलॉफुल थी, यानी कि मार धाड़ ये सब ये नहीं करते थे। हाँ सर, लखनऊ पैक वो तो उन्होंने तो डिमांड रखी थी ना, कोई एहतजाज थोड़ी था, ठीक है ना। लखनऊ पैक्ट में जो कॉमन डिमांड थी वो डिमांड रखी थी, ठीक है ना। वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑफिशियली तौर पे रखा गया, ये ऑफिशियल थोड़ी था, ये तो जलाओ गिराओ पिकेटिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हालांकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन फिर भी ये 1930 सक्सेसफुल थी, ऑल्दो कि गांधी एंड नेहरू वर बीइंग अरेस्टेड, गांधी एंड नेहरू वर अरेस्टेड, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है कामयाब था, क्यों, क्योंकि अहमदाबाद से लेकर विलेज ऑफ दांडी तक पहुंच गए थे। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड अप करते लेक्चर को, राइट। तो हमने पढ़ा कि साइमन कमीशन, जिसका लिंक बनता है, जिसकी वजह से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, ऑपोजिशन के तौर पे क्या साइमन कमीशन को नहीं मानते, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने जो है मोतीलाल नेहरू जो है कमेटी को चेयर किया और नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट की, जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट के सेलियंट फीचर्स हमने पढ़े, और गांधी जी ने एक छोटा सा जोक मारा, यानी कि एक पॉइंट था बेसिकली कि 1 साल की हम जो है अल्टीमेटम दे रहे हैं किसको, ब्रिटिशर्स को, कि आपने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है, वरना फिर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, शुरू में तो जैसे हमने पढ़ा कि ऑल पार्टीज ओवरवेलमिंगली, ये रहा ओवरवेलमिंगली अप्रूव्ड, जिसमें लीग भी थी, उन्होंने भी अप्रूव किया। तो जिन्ना साहब की सारी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि आपने कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। फिर जना जब ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जब यहाँ पे मुस्लिम लीडर्स यहाँ पे आए,
तो उन्होंने कॉमन डिमांड रखी। किन्होंने? जिन्ना साहब ने कॉमन डिमांड रखी, 4 डिमांड्स रखी थी। ठीक है, ये 4 डिमांड जब रखी तो उसके बाद उनको पता था गांधी जी जो है बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि मैं खाली रिकॉल कर रहा हूँ और ये वाकई में रिकॉल था, जो उन्होंने टर्निंग एट द बैक वाली बात थी कि टर्निंग बैक वाली बात थी कि जो ना अपने जो है क्या कहते हैं, जो लखनऊ पैक्ट में दिया था कंसेशन, वो सब ले लिया गया था। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं माना, ये 4 डिमांड्स को नहीं माना, तो फिर वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, जो कि उन्होंने फिर छोड़ भी दिया और फिर 14 पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया और मुस्लिम लीग को परमानेंटली रिप्रेजेंट किया। और 14 पॉइंट्स क्या था? 14 पॉइंट्स समरी थी मुस्लिम लीग की 5 डिमांड्स की, जिसके बाद अच्छा जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि भाई अगर नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। एज यूजुअल वो गांधी जी और जो है क्या कहते हैं, अहमदाबाद से विलेज ऑफ गांधी तक सॉल्ट मार्च की, जो कि लाइसेंस के ऊपर था, अनफेयर सॉल्ट लॉस के ऊपर था, जिसपे वो कामयाब तो हो गए, उन्होंने विलेज ऑफ गांधी तक तो पहुंच गए, लेकिन उनको फिर अरेस्ट भी कर लिया। और क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश क्लॉथ क्लॉथ को शॉप्स को पिकेट किया गया था, ब्रिटिश स्कूल्स कॉलेजेस सर्विसेज को बॉयकॉट किया गया था, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया था। और जिन्ना साहब ने एज यूजुअल डिसअप्रूव किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उनको फील हुआ कि भाई ये खाली ब्रिटिश कांग्रेस जो है ना खाली इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से नहीं मांग रहा, बल्कि मुस्लिम्स के ऊपर फुल डोमिनियंस जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से मुस्लिम्स ने भी जिन्ना साहब के कहने पे कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो बेटा ये है समरी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इलाहाबाद एड्रेस स्टार्ट करेंगे। टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज।